आधे घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ट्रंप ने कहा। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, फायरिंग पर ट्रंप की पोस्ट सामने आई है। आधा घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या कुछ रहेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ट्रंप क्या कुछ कहने वाले हैं, दुनिया की नजर रहेगी इस पर। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आधा घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये ट्रंप ने कहा है। वो खुद क्या मीडिया के सामने आकर इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताएंगे, और साथ ही वो ये भी क्या इस पूरे घटनाक्रम को वो किस तरीके से देखते हैं, किससे जोड़कर देखा जाता है, इसका क्या असर होगा मौजूदा हालातों पर, ट्रंप क्या कुछ बयान देते हैं, क्या फैसला लेते हैं आने वाले वक्त के लिए, यह भी इसमें तय हो सकता है। फायरिंग पर ट्रंप का यह बड़ा पोस्ट सामने आया है। आधा घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से यह पोस्ट किया गया है। सभी लोग सुरक्षित हैं, ट्रंप ने यह कहा है। जो अभी आप एएनआई की रिपोर्टर को सुन रही थी, उन्होंने कहा पीट हेगसेथ भी वहां पर मौजूद थे, विटकॉफ भी मौजूद थे, जेडी वेंस भी वहां पर मौजूद थे, ट्रंप तो वहां पर थे ही उस कार्यक्रम में, पहली बार वो इस तरीके के डिनर में शामिल हो रहे थे। और इसी में किस तरीके का ये फायरिंग कांड पूरा हो जाता है, ये अपने आप में कई बड़े सवाल। राहुल नवास लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, आधे घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है, क्या माना जाए, क्या इस पूरे फायरिंग कांड का असर मौजूदा हालात पर पड़ेगा, ट्रंप क्या डिसीजन लेते हैं, किसे जिम्मेदार ठहराते हैं, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए लक्ष्मी, इसके 3 मायने हो सकते हैं। पहला मायना तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप को सुर्खियों में रहना अच्छा लगता है और ये आज उनका दिन है। वो दिखाने की कोशिश करेंगे पोस्चरिंग के जरिए कि वो निडर है, अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर, अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस खुफिया तंत्र के ऊपर उन्हें पूरा भरोसा है। पहली स्थिति ये। दूसरा ये कि जब मैं 3 महीने तक इजराइल के अंदर मौजूद था, तब लगातार डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच जो बातचीत की जाती थी, उसका जो सार था वो ये रहता था कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे, तब ईरान ने उन्हें मारने की कोशिश की, और जब वो राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, क्योंकि केवल 2 बार ही अमेरिका में राष्ट्रपति एक व्यक्ति रह सकता है, दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति है, तो जब नहीं रहेंगे तब भी ईरान उन्हें मारने की कोशिश करेगा। लिहाजा राष्ट्रपति रहते हुए ईरान के खतरे को समाप्त करना बहुत जरूरी है। तो जो नैरेटिव था जो इजराइल की तरफ से, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से बिल्डअप किया गया था, तो वो कहीं ना कहीं इस वक्त मनोवैज्ञानिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप के जहन में, मस्तिष्क में स्ट्राइक कर रहा होगा ईरान को लेकर के। और तीसरी चीज ये, क्योंकि वहां पे जो 2500 के आसपास लोग थे, जिसमें पॉलिटिशियन से, ब्यूरोक्रेट से, डिप्लोमेट से, जर्नलिस्ट थे, उनकी पूरी आइडेंटिफिकेशन थी, उनके आई कार्ड के बेसिस पर ही एंट्री की गई थी। तो ऐसा हो सकता है कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर कुछ इनपुट भी आया हो कि जिन लोगों ने हमला किया वो कौन थे, किससे जुड़े हुए थे, किस विचारधारा से या किस मुल्क से जुड़े हुए थे, वो भी इनपुट हो जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। यानी डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, पहली पोस्चरिंग करेंगे कि वो सुरक्षित है, उन्हें पूरा भरोसा है अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर। दूसरा, ईरान को लेकर पलटवार होगा, और बेंजामिन नेतन्याहू यानी बीबी का स्टेटमेंट उनके जहन में कौंध रहा होगा। और तीसरा ये कि हो सकता है कि कुछ टेक्निकल इनपुट्स भी दे और बताए कि जिन्होंने हमला किया था वो कितने लोग थे, कौन कौन थे, और उनके पीछे की मकसद या मंशा क्या थी। जी बिल्कुल ठीक कहा कि मकसद क्या था, मंशा क्या थी। पकड़ा गया है एक संदिग्ध को, उससे भी पूछताछ होगी इस पूरे मामले में। और आधा घंटे में जब ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें वो क्या कहते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि वहां पर टॉप प्लेयर की जो लीडरशिप थी वो वहां पर मौजूद थी, और उनकी मौजूदगी में ये पूरा फायरिंग की घटना घटी है। और सिर्फ एक बार फायरिंग नहीं हुई है, बताया जा रहा है कि 5 से 6 बार से भी ज्यादा वहां पर एक साथ उसने फायरिंग की है हमलावर ने। उसका मकसद क्या था, हालांकि ये जरूर जानकारी ट्रंप ने भी दी है कि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, सभी सेफ हैं, सभी को सेफ्टी के साथ वहां से बाहर निकाला गया है। आज की शाम काफी हलचल भरी रही, ये भी ट्रंप की तरफ से कहा गया है। 5 से 8 राउंड की फायरिंग अगर इस तरीके से हो जाती है, एक तो बड़ी चूक हुई है सुरक्षा में, ये भी यहां पर समझ में आता है। दूसरा ये भी समझ में आता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या माना जाए, जो पहला रिएक्शन देखने को मिलेगा ट्रंप का प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो तय करेगा कि आने वाले वक्त में ट्रंप का डिसीजन, जो हालात बन रहे हैं मिडिल ईस्ट और अमेरिका के बीच, उसको लेकर वो तय करेंगे। राहुल,
देखिए, निश्चित तौर से दो चीजें रहेंगी। पहला तो ये कि केवल पेंटागन या वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस को छोड़ करके किसी भी एक जगह पर, चाहे वो कोई बंकर हो, ओवल रूम हो, पेंटागन का जिसे हम वॉर रूम कहते हैं, सिचुएशनल रूम कहते हैं, वो हो, उसे छोड़ करके किसी भी एक जगह आने वाले निकट भविष्य में यानी कुछ महीनों तक अमेरिका की टॉप लीडरशिप एक मंच पर नजर नहीं आएगी। यह स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर अमेरिका की टॉप लीडरशिप जाती है, एक साथ खतरे में आती है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि अमेरिका की एक हायरार्की है जिसमें कहा जाता है कि जंग की सूरत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को अलग अलग लोकेशन पर रखा जाता है, ताकि अगर एक व्यक्ति की किसी वजह से मृत्यु हो जाए तो दूसरे को सुरक्षित किया जा सके। क्योंकि जिस होटल का जिक्र आप कर रहे हैं, 1981 में यहीं पर ही अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति के ऊपर पहले भी हमला हो चुका है। हम रीगन की बात कर रहे हैं। तो ऐसी में एक प्रोटोकॉल है, जो प्रोटोकॉल आएगा, और जब ये प्रोटोकॉल आएगा तो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में ईरान को जीत भी मिलेगी कि अमेरिका की टॉप लीडरशिप उतने खुले में, उतने सार्वजनिक मंचों पर एक साथ नहीं हो सकती जितनी पहले हुआ करती थी। तो एक जो सिचुएशनल चेंज है वो इसके बाद आ जाएगा। दूसरी चीज ये कि अगर इसके कहीं ना कहीं तार पश्चिम एशिया से जुड़े हुए नजर आते हैं तो एक बड़े हमले की पृष्ठभूमि बन जाएगी। क्योंकि अब मॉरली यानी व्यवस्था के रूप से कहा जाए तो आपने अटैक किया, और अटैक इस बार अमेरिका की धरती पर हुआ है, और इसमें नाटो के आर्टिकल 5 को भी रिवोक किया जा सकता है, जिसके तहत अगर एक देश पर हमला होता है तो तमाम देशों पर हमला होता है। और अभी तक जो फ्रांस ये कह रहा था कि हमारा स्पेस यूज नहीं कर सकते, स्पेन ने कहा था कि अब जो रिफिलर जहाज है वो भी नहीं लेके जा सकते, इटली ने भी इसी तरीके से कहा था, जर्मनी और ब्रिटेन का बयान भी ऐसा आया था। ऐसे में अगर राष्ट्रपति पर हमले के पीछे ईरान का लिंक नजर के आता है तो जो तमाम नेटो कंट्रीज है वो एक साथ नजर आ सकती है आने वाले युद्ध में। और जो तीसरा सबसे बड़ा असर है वो बातचीत पे नजर आएगा, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि इस्लामाबाद में अगले हफ्ते में आने वाले 72 घंटों में बातचीत का दूसरा राउंड हो सकता है। तो अब ऐसी स्थिति में दूसरा राउंड होगा कैसे, क्योंकि इस्लामाबाद की सुरक्षा को लेकर तो पहले से ही सवाल खड़ा किया जाता है। जब वॉशिंगटन डीसी सुरक्षित नहीं है तो इस्लामाबाद कैसे सुरक्षित हो सकता है। तो बातचीत के टेबल को लेकर भी अगर डायरेक्टली लिंक नहीं भी आता है तो भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो पश्चिम एशिया से लेकर के अमेरिका तक बहुत कुछ है जो बीते 2 घंटों में सदा के लिए बदल गया है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। बीते 2 घंटे में जो हुआ है वो अपने आप में कई गंभीर सवालों को जन्म दे रहा है। अब सवाल ये है राहुल कि जब राष्ट्रपति ट्रंप मीडिया से बातचीत करेंगे अगले आधे घंटे में, उन्होंने ये पोस्ट किया है कि अगले आधे घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो जाहिर सी बात है कि वो स्पष्ट कर देंगे कि इस हमले की वजह वो क्या मानते हैं। लेकिन इधर ये भी देखना होगा, चूंकि ईरान की हम बात कर रहे हैं और दुनिया की नजरें भी उधर जाना लाजमी है जो हालात बने इस बीच, और वो इसलिए भी कि ये हमला उस हमले को याद दिलाता है जब राष्ट्रपति ट्रंप प्रचार प्रसार कर रहे थे चुनाव से पहले, और उस वक्त उनके कान को छूती हुई एक गोली निकलती है और उसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर ईरान को और उस वक्त खामेनेई को जिम्मेदार ठहराया था। ऐसे में अगर इसके लिए भी वो यही इस तरीके की कुछ बातें सामने आती हैं तो आने वाले वक्त में ईरान की तरफ से क्या बयान आएगा इस हमले को लेकर, क्या वो जिम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा या डिनाई करेगा, ये बाद में देखना होगा। लेकिन ट्रंप क्या कुछ कहेंगे, ट्रंप यहां से क्या डिसाइड करेंगे, इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराएंगे और उसके आधार पर उनका अगला एक्शन क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा आने वाले वक्त के लिए राहुल। निश्चित तौर से, क्योंकि जो आपने कान के पास वाली गोली का जिक्र किया था वो भी शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो मई के आसपास का महीना था, और नवंबर में ही राष्ट्रपति पद के चुनाव होने थे, और पूरा का पूरा जो चुनाव का कैंपेन है वो इसे गोली ने बदल दिया था, जिसके बाद ट्रंप खड़े होते हैं और कहते हैं कि आई विल स्टैंड अगेन। तो वो जो स्थिति थी उसे बदल दिया था। तो क्या अब जो भाषण होगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो केवल विश्व बिरादरी के लिए होगा या फिर होम वोटर्स के लिए भी होगा, यानी अमेरिका के अंदर की राजनीति के लिए भी होगा? क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए 27 अक्टूबर को इजराइल में चुनाव है और नवंबर के दूसरे सप्ताह में अमेरिका के अंदर भी मिड टर्म इलेक्शन है। और अभी तक जो जिस तरीके से स्टैटिस्टिक्स निकल के आ रहे थे जिसमें कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप की जो लोकप्रियता है वो घटती चली जा रही है, रिपब्लिकन यानी उनके पार्टी के लोग भी, नेता भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। जो $200 बिलियन की मांग की गई थी जंग को लेकर के और जंग में जो हथियार इस्तेमाल हुए हैं उसकी भरपाई को लेकर के, वो अभी तक कांग्रेस और सेनेट
की तरफ से जारी नहीं किया गया था। प्राइमा फेसी सिर्फ $20 बिलियन के आसपास, $40 बिलियन के आसपास दिया गया था। तो यानी जो होम पॉलिटिक्स है, अमेरिका के अंदर की राजनीति है, उसके लिए भी एक टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि इससे पहले रिपब्लिकन जो स्थिति है, पार्टी की जो स्थिति है डोनाल्ड ट्रंप की, वो काफी हद तक पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे। यानी जो पहला उनका स्टेटमेंट होगा वो अमेरिकन प्राइड, मागा सपोर्टर और मिड टर्म इलेक्शन को लेकर ही होगा, और उसके बाद जो उनका स्टेटमेंट होगा वो संभवतः पश्चिम एशिया को लेकर भी हो सकता है और ईरान को लेकर भी। लेकिन जो फिलहाल की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है, ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि ईरान ये स्वीकारेगा कि डोनाल्ड ट्रंप पे या पूरी जो वॉशिंगटन की रिजीम है उनके ऊपर उपराष्ट्रपति के साथ, डेविड कुशनर के साथ, जिस तरीके से जेडी वेंस के साथ जो हमला करने की कोशिश की गई, उसके पीछे तेहरान का हाथ है, यह साफ तौर पे स्वीकारा नहीं जाएगा। लेकिन निश्चित तौर से आने वाले कुछ दिन बेहद टर्निंग पॉइंट होंगे अमेरिकन इंटरनल पॉलिटिक्स से लेकर के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तक, क्योंकि जो सब कुछ हुआ है इसका असर वॉशिंगटन डीसी से लेकर के इस्लामाबाद और तेहरान तक में नजर आएगा। और ऐसे में आईडीएफ को नहीं भूलना चाहिए, मोसाद को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मोसाद की तरफ से यह कहा गया था कि तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक, न्यूयॉर्क से लेकर हाइफा तक जो वॉर के खिलाफ, युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके पीछे एक बड़ी साजिश है, उसके पीछे स्पाइस का एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। तो यानी जो डोनाल्ड ट्रंप अपने विरोधियों को हमारे भी साथ बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके कर... पास, मैं लौटूंगी और आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।